गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस फाइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे और आज हम एग्ज़ाम के सबसे ओरिएंटेड पार्ट सामान्य विज्ञान पर वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखना, सामान्य विज्ञान के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी के भी दो हो जाएंगे, जैसे वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी। तो हम स्टार्ट आज करते हैं जूलॉजी से। एक नई इसकी प्लेलिस्ट बनाई जाएगी और इसमें टॉपिक वाइज 1 बाय 1 सारे हम चैप्टर्स कवर करते जाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं जंतु जूलॉजी में। ये पाचन क्रिया, सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पाचन कैसे होता है और कितने चरणों के द्वारा हो गए, इसे बहुत ही हम गहराई से आज इस विषय को पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखना, मानव का पाचन 5 अवस्थाओं से गुजरता है। 5 अवस्थाएं क्या क्या होती हैं वो, जैसे अंतर्ग्रहण, इंजेशन, नंबर 2 पाचन, डाइजेशन, नंबर 3 अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद में स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण क्या होता है कि जो खनिज पदार्थ होते हैं भोजन में, वो उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचते हैं, उसको स्वांगीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन। और 5वां होता है मल परित्याग, है ना, डिफेक्शन। इसके थ्रू मल जो बाहर निकल जाता है वो। तो 5 अवस्थाओं से हमारी पाचन क्रिया कंप्लीट होती है और इनका यही क्रम होगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आए हुए हैं कि भोजन का अंतर्ग्रहण या पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से ही होती है। देखना, है ना, ये डायग्राम बनाया है कुछ लगभग समझने के लिए, ठीक ठाक सा बन गया हो तो खैर। मुख से प्रारंभ होगी। मुख में क्या होगा? जीभ और दांत होते हैं जिसे, और इसी में लार ग्रंथियाँ होंगी मुख में हमारी। जीभ के भी फिर 4 या 5 पार्ट या भागों में विभाजित करते हैं कि कौन सा भाग कौन से टेस्ट को, यानी कि कौन से स्वाद को महसूस करता है। ये भी क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका आंसर हो जाएगा मुख से। मुख से ही स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्रिया कौन करता है? और दांत करते हैं, चूँकि जैसे बाइट हम खाते हैं उसमें, तो दांत जो कृंतक सबसे आगे के होंगे, सबसे पहले क्रिया करते हैं। दांत भी 4 प्रकार के होंगे, एक कृंतक होंगे, एक छेदक होंगे, एक पूर्व चार्वाक और चार्वाक। दांतों पर अलग एक वीडियो बनाएंगे डेंटल कोड पर। तो मुख में क्या हुआ? जीभ। जैसे जीभ क्या होगा? उसे लचीला बनाएगा जैसे भोजन को। तो जीभ के पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे? जीभ का आगे का भाग, आगे का भाग किसको, कौन सा स्वाद टेस्ट करता है? मीठा। और जो मध्य भाग होगा ये नमकीन, और सबसे पीछे का भाग कड़वा। ये कड़वा इसको जो टेस्ट होगा स्वाद, उसको महसूस करता है। और जो किनारे वाला भाग होगा, जीभ का किनारे वाला भाग, ये खट्टे स्वाद को महसूस करता है। ये क्वेश्चन है कि खट्टापन कहाँ पर? जैसे टार्टिक एसिड होता है, दांतों पर लेयर बना लेता है, तो टार्टिक एसिड के कारण हमारे दांतों में खट्टापन होता है। तो ये तो जीभ के पार्ट्स हुए। अच्छा, और भोजन को चबाने का कार्य कौन करेगा? दांत करेंगे। उसके बाद में जैसे लुगदी बन जाती है वो, यानी कि एक शर्करा या ये स्टार्च बन जाएगा, तो लार ग्रंथियाँ उस पर कार्य करती हैं। लार ग्रंथियों से एंजाइम्स निकलते हैं। एंजाइम क्या होते हैं कि ये प्रतिक्रिया को तेज़ करते हैं, यानी कि पाचन क्रिया को तेज़ करते हैं। लार ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम्स निकलेंगे? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं हमारे मुख में, तो इससे लगभग 3 ही एंजाइम्स निकलते हैं। जैसे टोलिन निकलता है, माल्टेज निकलता है, और एक लाइसोजम निकलता है। लार ग्रंथि है, देख लीजिए आप, लार यहाँ पर है ना। ये सलाइवा ग्लैंड्स, सलाइवा ग्लैंड्स में 3 जोड़ी होंगी ग्रंथियाँ। ये ग्लैंड्स होंगी 3। ग्लैंड्स का एक अलग चैप्टर है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 क्या होगा? ये सबलिंगुअल ग्लैंड, और नंबर 2 हो जाएगा सबमिक्सरी ग्लैंड, और एक होगा पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड्स, इनसे 3 ही प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं। एक होगा टोलिन, और एक माल्टेज, एक लाइसोजम। तो टोलिन और माल्टेज ये क्या करेंगे? भोजन को पचाने में मुख से ही सहायता करेंगे। उसके बाद में जो अधपचा भोजन होगा, ये ग्रास नलिका के माध्यम से स्टोमक में आ जाएगा, आमाशय में आ जाएगा। यहाँ से देखिए, जैसे मुख से तो भोजन चबाएंगे, कुछ लार ग्रंथियाँ उस पर कार्य करेंगी। उसके बाद में ये ग्रास नलिका के माध्यम से कहाँ पर आएगा? आमाशय में आएगा, यानी कि स्टोमक में आएगा। स्टोमक जिसे हम पेट कहते हैं सामान्य भाषा में। उसके बाद में ये आ जाएगा पक्वाशय में, और पक्वाशय के बाद में ये अधपचा भोजन ये छोटी आंत में आएगा, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। और उसके बाद में जैसे अपेंडिक्स होती है, परिशिष्टिका या परिशेषिका। परिशेषिका क्या होती है? जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत का मिलन बिंदु होगा। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पर मिलती हैं उसको अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग भी होता है, चाहे तो इसको बाहर निकलवा सकते हैं सर्जरी के थ्रू अगर कोई प्रॉब्लम होती है।
भोजन फिर कहाँ पर चला जाएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद में जो भोजन वेस्ट होगा ये मलाशय में आ जाएगा, रेक्टम में आ जाएगा और मल परित्याग के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, जैसे गुदा के थ्रू। खैर क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। तो मानव की जो छोटी आंत होती है ये 7 मीटर से 9 मीटर के बीच में होती है इसकी लंबाई। छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी आंत छोटी होती है। बड़ी आंत की जो लंबाई होगी ये लगभग 2 मीटर होती है और छोटी आंत की कितनी, ये 9 मीटर तक होती है। छोटी आंत बड़ी होती है और बड़ी छोटी होती है, यानी कि जो बड़ी आंत है लार्ज इंटेस्टाइन ये साइज में बड़ी होती है और जो छोटी आंत है वो साइज में तो कम होगी लेकिन लंबाई उसकी ज़्यादा होगी। खैर तो यहाँ से भोजन चबाने के बाद में ग्रास नली के थ्रू, है ना, ग्लास नलिका के थ्रू किस में आ जाएगा, आमाशय में आ जाएगा, स्टोमक में। यहाँ से अब कुछ जठर रस होगा, उससे कुछ एंजाइम्स निकलेंगे। कौन कौन से, जैसे पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटोन को डिकम्पोज करता है, यानी कि प्रोटोन को पचाने में सहायक होता है। और जो रेनिन होता है ये दूध को पचाने में सहायक होता है। उसके बाद में इसी आमाशय के बाद भोजन आ जाएगा फिर पक्वाशय में, यानी कि ये ग्रसनी में, इसको ग्रसनी भी बोलते हैं, पक्वाशय बोलते हैं या डियोडेनम बोलेंगे। डियोडेनम में आ जाएगा, पक्वाशय में होगा। यहाँ पर एक तो पित्त रस इस पर कार्य करेगा और अग्नाशय पैनक्रियाज से निकलने वाले 3 प्रकार के एंजाइम्स अधपचे भोजन पर प्रतिक्रिया करते हैं। उनका नाम कौन सा होगा, जो अग्नाशय से निकलते हैं। ये क्या है, अग्नाशय स्ट्रक्चर बनी है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से निकलेंगे कौन कौन से, इरेप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, ये वसा को पचाने में सहायता करता है। और एक ट्रिप्सिन होगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। और जो इमाइलेज होगा ये शर्करा यानी कि शुगर या जो इसमें मांड स्टार्च बना है उसको पचाने में सहायक होगा। वैसे पित्त के और भी कार्य हैं, ये लीवर के थ्रू पढ़ेंगे। लीवर में चूंकि पित्त का निर्माण होगा, ये क्या हो जाएगा, लीवर। क्वेश्चन आया हुआ है कि केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना, मानव शरीर की रसायन का कारखाना किसे कहा गया है। इसका आंसर क्या होगा, यकृत। यकृत को ही हम लीवर या जिगर बोलते हैं। और इसके नीचे एक पाउच नुमा एक स्ट्रक्चर होगी जिसको हम पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहेंगे। क्वेश्चन है कि पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है। पित्त का निर्माण होगा लीवर में। और पित्त कहाँ पर कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है पित्ताशय में। ये क्या दिखाया गया, पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर। और गाल ब्लैडर से जो यहाँ पर पक्वाशय में स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है पित्त नलिका, ये पित्त नलिका के थ्रू ये पित्त पक्वाशय में आ जाएगा जो भोजन को पचाने में सहायक होगा। और यहीं से आमाशय में एक HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका कार्य क्या होगा, जो भोजन के साथ में बैक्टीरिया गए हैं कुछ जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए सहायक होता है HCl। और यहाँ से जो ये पित्त इससे रिलीज होगा, ये पित्त भी अधपचे भोजन को पचाने में सहायक होगा। उसके बाद में भोजन आ जाता है कहाँ पर, छोटी आंत में। छोटी आंत में एक तो अधपचे भोजन का पूर्ण रूप से इसमें पाचन होगा और दूसरा भोजन का अवशोषण। जैसे हमने पढ़ा है ना कि पाचन क्रिया के 5 चरण होते हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली कौन सी, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण कहाँ होगा, जैसे भोजन को ग्रहण करना, मुख में ले जाना। उस पर फिर दांत और जीभ क्रिया करती है। दूसरा पाचन। पाचन कहाँ पर होगा, ये जैसे मेन तो छोटी आंत में ही होता है और आमाशय में होता है। पाचन के बाद में छोटी आंत में अवशोषण और स्वांगीकरण, ये दोनों घटनाएं कहाँ पर होंगी, छोटी आंत में। अवशोषण यानी कि जो हमने कुछ भोजन किया है, समझो कि हरी पत्तेदार हमने सब्जियां ली हैं भोजन में, तो उसमें जो खनिज पदार्थ हैं या लोह के गुण हैं, सोडियम क्लोराइड या फिर कुछ भी होगा, इनका अवशोषण करके, एब्जॉर्प्शन करके कोशिकाएं, आंत की आंतरिक कोशिकाएं इसका अवशोषण करके स्वांगीकरण यानी कि उनके निर्धारित स्थान पर पहुँचाएगा, है ना। सपोज कीजिए कि हमने भोजन में कुछ कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा गई है और कैल्शियम की दांतों में कमी है, वो दांतों वाले स्थान पर, यानी कि आंतों से दांतों वाले स्थान पर जाना स्वांगीकरण, है ना, एसिमिलेशन, ये स्वांगीकरण कहलाता है। उसके बाद में अधपचा ये भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, यानी कि बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद में ये मलाशय में रेक्टम में जाता है, जो वेस्ट के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें फिर अलग अलग कार्य हैं। क्वेश्चन आता है कि यकृत के कार्य क्या हैं और पैनक्रियाज के कार्य क्या हैं, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, इंसुलिन क्या होता है ना। तो आप ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं इसमें यकृत के कार्य क्या होंगे, लीवर के क्या कार्य होते हैं। देखना, लीवर क्या होगा, ये आमाशय के एक साइड में होगा, यानी कि हमारे इधर से देखें अगर राइट साइड में,
तो यकृत को ही हम लीवर या जिगर भी कहेंगे। इसका जो भार होता है लगभग ये 2 किलोग्राम तक होता है, यानी कि 1.5 से 2 किलोग्राम, और ये गहरे धूसर रंग का होता है ना, जैसे अगर कह सकते हैं बादामी कलर का। और इससे पित्त का निर्माण होता है। वैसे तो इसको केमिकल फैक्ट्री कहते हैं, बहुत सारे केमिकल्स इसमें बनते हैं। तो ये लीवर है, और लीवर के नीचे एक पाउच नुमा आकृति क्या हो जाएगी, पित्ताशय, गाल ब्लेडर, और इसी में क्या जुड़ा हुआ है, फिर ये पित्त नलिका। तो लीवर के फंक्शन क्या होंगे, एक तो ये गहरा धूसर का रंग का होगा, इसका वजन कितना होगा, 1.5 से 2 किलोग्राम, और इसमें पित्त का निर्माण होता है। पित्त यानी कि जो एक ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, पित्त का निर्माण होगा। इसके अलावा अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट भी करता है, यानी कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करेगा। इसमें लोहा और तांबा भी होता है, यानी कि आयरन और कॉपर की इसमें मात्रा संचित रहती है, और विटामिन ए भी संचित रहता है इसमें। एक विटामिन क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा विटामिन है जो मनुष्य में जन्मजात निर्मित होता है, तो विटामिन ए हो जाएगा। किस जगह उत्पादित होता है और कहाँ पर बनता है, ये यकृत में, लीवर में बनेगा। हिपेरिन का निर्माण होता है। हिपेरिन एक रसायन होगा, एक केमिकल हिपेरिन। अच्छा, कुछ हिपेरिन क्या होगा? अच्छा, हिपेरिन क्या होगा? हिपेरिन दरअसल जब हम ब्लड का चैप्टर पढ़ेंगे तो हिपेरिन ये ब्लड के आधार पर प्राणियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो कोल्ड ब्लडेड और एक हॉट ब्लडेड, यानी कि समतापी और विषमतापी। हम क्या होते हैं कि समतापी हैं, हम किसी भी वातावरण में अपना जो तापमान है वो एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि खून जमेगा नहीं। हमारी बॉडी के अंदर हिपेरिन नामक तत्व पाया जाता है खून में, वो खून को जमने नहीं देगा अंदर। वैसे तो क्वेश्चन आता है कि रक्त जमने के लिए कौन सा विटामिन या कौन सा रसायन उत्तरदायी होता है, उसके लिए विटामिन के होता है। विटामिन के फाइब्रोनोजिन या फेब्रिन की जालिका बनाने के लिए सहायक होता है। कहीं पर इंजरी हुई है, मान लीजिए घायल हुए हैं कहीं से, तो क्या होगा इसमें, जो खून जमता है, चूँकि ये 5 से 10 मिनट के बीच में या 2 से 10 मिनट के बीच में खून रुकना, ब्लीडिंग रुकनी बहुत अनिवार्य है। अगर ये नहीं रुकता इसका मतलब उसे रोग है, फिर हीमोफीलिया रोग। एक बार क्वेश्चन आता है कि हीमोफीलिया रोग से किस एक व्यक्तित्व की डेथ हुई थी, तो ब्रिटेन की महारानी की मृत्यु हीमोफीलिया रोग से हुई थी, इसलिए हीमोफीलिया को राजघराने का रोग भी कहते हैं। तो हिपेरिन क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर हिपेरिन है जो हमारे ब्लड को इस टाइम जमने नहीं दे रहा है। कुछ अन्य प्राणी होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे सरिसा पर रैंकर चलने वाले, है ना, ये छिपकली या मेंढक या फिर कई कछुए, उनके रक्त में ज़्यादा हिपेरिन नहीं होता। अगर वो सर्दी में बाहर निकल जाएं जैसे अब, उनका खून जम जाएगा, ब्लीडिंग उनकी यानी कि अंदर ही जम जाएगा वो, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता। ब्लड का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। ऑक्सीजन कहाँ तक ले जाएगा वो, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक, बोलते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर कहते हैं। तो ऊर्जा घर के पास क्या ले जाएगा, ऑक्सीजन। तो खून अगर जो जम गया तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का कार्य नहीं होगा, ये होता है हिपेरिन, ठीक है ना। चलिए, तो गहरा दूसरे रंग का अमोनिया भी बनता है, इसमें लोहा और तांबे का निर्माण होगा, हिपेरिन का निर्माण होता है, इसलिए रसायन फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री कहा गया है इसको। और एक थ्रोम्बिन होता है। थ्रोम्बिन क्या होगा, ये हमारे रक्त को जमने में सहायता करता है। अगर कहीं पर चोट लग जाती है, कहीं पर कट जाता है, तो उसमें इंजरी होती है, जैसे फिटकरी लगाते हैं ना, तो वहाँ पर जालिका बनती है, फाइब्रिनोजिन की जालिका। तो थ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजिन ये खून के जमने में उत्तरदायी होते हैं। कब, अगर इंजरी होती है, कहीं पर घायल होते हैं या कुछ कटने का वो होता है चिन्ह। और हिपेरिन क्या है, ये ब्लड के अंदर हिपेरिन नामक तत्व है जो ब्लड को अब जमने नहीं दे रहा है। आ गया ये। लीवर का और कार्य क्या होगा, ये कार्बोहाइड्रेट को वसा में, जैसे हमारी जो ऊर्जा मिलती है, कुछ कार्बनिक तत्व होंगे, कार्बनिक पदार्थ, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो हमें तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, जबकि विटामिन भी होते हैं। विटामिन तो एक प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न करते हैं, और जो हार्मोन्स होते हैं हमारे अंदर, हार्मोन्स शारीरिक वृद्धि करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन है, हार्मोन्स। और जो रोगों से लड़ते हैं विटामिन्स होते हैं। और जो एंजाइम्स होते हैं ये शरीर में ये प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं, पाचन क्रिया में सहायक होते हैं ज़्यादातर। और भी ग्रंथियाँ जैसे होंगी, सबसे एंजाइम्स निकलते हैं, हार्मोन्स उत्सर्जित होते हैं। अच्छा, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में, फैट में, वसा में परिवर्तित करता है। कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में या फिर वसा को, और अगर वसा ज़्यादा हो जाए उसे कार्बोहाइड्रेट में, ये एक्सचेंज करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन, प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट से फैट, वसा, वसा से कार्बोहाइड्रेट, ये भी एक्सचेंज करना इसका कार्य रहता है, लीवर का ये कार्य है। और एक लीवर में क्या, इसको आरबीसी का कब्र कहते हैं। आरबीसी लाल रक्त कणिका है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स।
लाल रक्त कणिका में इनका चूँकि जो जीवन काल होता है आरबीसी का हमारे ब्लड के अंदर वो 20 दिन से 120 दिन तक होता है, यानी कि मैक्सिमम 4 महीने की बात कीजिए, 4 महीने तक ये इसका जीवन काल होगा। उसके बाद में डेड हो जाती है, और डेड होने के बाद में कहाँ जाएगी आरबीसी, या तो ये लीवर में या स्प्लीन में। देखना स्प्लीन बना हुआ ना, पलिहा, पलिहा कहाँ होता है, आमाशय से सटा हुआ होता है कुछ, पलिहा या स्प्लीन, इसमें भी आरबीसी का कब्र ग्रह कहा गया है स्प्लीन को, और लीवर को भी, या तो लीवर के अंदर जाएगी या स्प्लीन के अंदर जाएगी। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ये हमारे बोन मैरो में होता है, हड्डी के अंदर जो अस्थि मज्जा होता है बोन मैरो, उसमें आरबीसी का निर्माण होता है। ये ब्लड वाले चैप्टर में बताएंगे। वैसे तो आगे विष जांच के लिए देखना, जैसे किसी की डेथ हो जाती है फूड पॉइजनिंग से या विषैला भोजन खाने से या कुछ भी हो सकता है, पॉइजन दे दिया मान लीजिए किसी को, उसकी डेथ हुई, तो जैसे ऑटोप्सी करते हैं या पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं, तो ऐसे विषाक्त भोजन वाले का जो यकृत होता है लीवर का एक्सपेरिमेंट करते हैं, लीवर की जाँच करते हैं कि कहीं विषाक्त भोजन से मृत्यु तो नहीं हुई। वैसे तो ऑटोप्सी में क्या होता है, जब पोस्टमार्टम के लिए सबसे पहले दिल की जाँच करते हैं वो कि किन कारणों से मृत्यु हुई है। चूँकि दिल पर दबाव पड़ेगा तो वहाँ पर जो पंपिंग ऑफ ब्लड इसका ये होता है हार्ट का हमारे, तो हार्ट की वो जांच करते हैं। और अगर विषैले भोजन से हुई है उसके लिए यकृत की जांच करते हैं। तो यकृत एक ऐसे सुराग के लिए बहुत ही एक उत्तरदायी होता है। तो खैर एक पीलिया रोग के बारे में देखिए, जॉइंटिस या पीलिया रोग क्या होता है। आपको बताया कि यकृत के अंदर पित्त का निर्माण होता है, किसी कारण से जो पित्त नलिकाएं अगर ब्लॉक हो जाती हैं, ये चीज़ यहाँ से यकृत से सटा हुआ क्या है, फिर पित्ताशय गाल ब्लैडर जिसमें पित्त इकट्ठा होगा, और यहाँ से ये पक्वाशय से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर ये नलिकाएं बंद हो जाती हैं तो पित्त ये इसमें गाल ब्लैडर में या यहीं पर रुक जाएगा। और हमारे ब्लड में एक होता है विलीरुबिन, एक विलीरुबिन नामक तत्व होता है ब्लड के अंदर। तो पित्त क्या करता है, विलीरुबिन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है कि हमारे ब्लड के अंदर विलीरुबिन कितना होना चाहिए। जब वहाँ पर पित्त ही नहीं पहुँचेगा तो विलीरुबिन की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ने लगती है, और जब विलीरुबिन बढ़ता है तो उससे पीलिया रोग हो जाता है, जॉइंटिस हो जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में कि पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। पीलिया रोग से यकृत प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है, और उसके बाद में क्या बनेगा, फिर ये जॉइंटिस हो जाता है। जैसे लीवर कैंसर बन जाता है बाद में, है ना, हेपेटाइटिस बनता है। हेपेटाइटिस की कई स्टेज होती हैं, A B C D ऐसे, तो उसमें कैंसर का रूप ले लेता है बाद में। इससे क्या होगा, अगर पित्त नलिकाएं बंद हो जाए, विलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, किसके अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ेगी, और उससे पीलिया रोग हो जाएगा। आंखें भी प्रभावित होंगी और उससे लीवर प्रभावित होगा। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो हम लीवर को लिखेंगे कि लीवर अफेक्टेड होता है इससे। तो आप ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपको बताएंगे कि किस पार्ट से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। और यहाँ पर अग्नाशय लैंगरहैंस की दीपिका, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसमें सेल्स होती हैं अल्फा, बीटा और गामा। इंसुलिन किससे स्रावित होते हैं, इंसुलिन का क्या रोल है हमारे इसमें। बाकी अलग अलग वीडियोस के पार्ट्स पर भी बनाएंगे, लीवर पर हम एक कंप्लीट वीडियो तैयार करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद में फिर ये इरेज कर देंगे यहाँ से। अब हम करते हैं पैनक्रियाज, अग्नाशय, यानी कि पैनक्रियाज के कार्य क्या होंगे। देखना पैनक्रियाज कहाँ पर होगा, जैसे अधपचय जो भोजन होगा ये आमाशय में, आमाशय से लगा हुआ एक इससे सटा हुआ स्ट्रक्चर होगी अग्नाशय पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज से ही टच करते हुए लैंगरहैंस की दीपिका, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। हम ये कह सकते हैं कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस भी अग्नाशय का ही एक पार्ट है ना। लैंगरहैंस कौन थे, एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो लैंगरहैंस, अग्नाशय या पैनक्रियाज, इससे जो लैंगरहैंस की दीपिका लगी हुई है इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। इनसे अलग अलग हार्मोन्स स्रावित होते हैं। जैसे अल्फा कोशिका से ग्लूकोन हार्मोन्स जो ग्लूकोजन को नियंत्रित करता है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है। देखना इंसुलिन भी एक प्रकार का हार्मोन्स होगा। सभी इंसुलिन हार्मोन्स होते हैं लेकिन सभी हार्मोन्स इंसुलिन नहीं होते, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। तो बीटा कोशिकाओं से कौन सा स्रावित होगा, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ये हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को, यानी कि शर्करा, शुगर या ग्लूकोज कहिए, इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। और तीसरा होगा गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन एक हार्मोन्स उत्सर्जित होगा जो स्वांगीकरण, भोजन के स्वांगीकरण करने में सहायता करता है। स्वांगीकरण क्या होता है, एसिमिलेशन। आपको बताया था कि भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया पूरे 5 चरणों में हमारी कंप्लीट होती है, 5 अवस्थाओं में।
जो छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होगा, यानी कि जो भी तत्व, जो भी खनिज, लवण, मिनरल्स हमने लिए हैं उनका उनके गंतव्य स्थानों पर पहुंचाना ही स्वांगीकरण होता है। तो इस स्वांगीकरण के लिए मददगार होता है, ये सहायक होता है। खैर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन से क्या होगा? अब ये देखिए, डायबिटीज़ के आपने रोगी देखे हों, है ना, ये मधुमेह या डायबिटीज़ कहते हैं जिसे। तो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन या कुछ टैबलेट ऐसी उसका सेवन करते हैं। इंसुलिन शुगर को या ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए सहायक है हमारे ब्लड के अंदर। लेकिन अगर इंसुलिन का स्रावण खुद ही कम हुआ है, उससे क्या होगा कि ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा यानी कि सुक्रोज की मात्रा बढ़ने लगेगी, जिससे डायबिटीज़ या मधुमेह रोग हो जाएगा, यानी कि शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। उससे कौन सा रोग होगा? मधुमेह। इंसुलिन अगर कम बनता है, यानी कि बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावण कम हुआ है, खुद लैंगरहैंस की दीपिका में जो अल्फा बीटा गामा यहाँ पर होंगी सेल्स, इससे बीटा कोशिकाओं से यानी कि बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावण, इंसुलिन का निकलना कम हुआ है, उससे क्या होगा? शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी और डायबिटीज़ का रोग हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डायबिटीज़ में कौन सा अंग प्रभावित होता है और किसके कारण से होता है? तो लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा सेल से निकलता है। एक रोग होगा हाइपोग्लाइसेमिया रोग। हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है? अगर किसी कारणवश बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण अधिक होने लगता है, यानी कि इंसुलिन खुद ही ज़्यादा निकलने लगता है, उससे क्या होगा? शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, हाइपोग्लाइसेमिया रोग हो जाएगा। इससे क्या होगा? दृष्टि प्रभावित हो जाएगी, दृष्टि को लेकर कोई रोग हो सकते हैं। और एक जनन क्षमता, यानी कि जैसे बांझपन जैसा रोग होता है, तो जनन क्षमता भी कम हो जाएगी, है ना, बच्चे को जन्म देने की उसमें जो जनन क्षमता वो प्रभावित होगी। तो ये अग्नाशय का एक पार्ट होगा लैंगरहैंस की दीपिका। उससे 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। इसमें इंसुलिन या फिर जो शुगर के लिए या डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी कोशिकाओं से? बीटा से निकलता है ना। और ये सोमेटोस्टेटिन ये क्या करता है? स्वांगीकरण के लिए सहायक होता है। तो 3 प्रकार की ये सेल्स होती हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अभी फिर हम करते हैं जो इसमें एंजाइम्स होते हैं कि कौन सा एंजाइम क्या कार्य करता है, तो पूरी पाचन प्रक्रिया हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अभी हमने यकृत के और लैंगरहैंस की दीपिका या फिर पैनक्रियाज के फंक्शन पर अभी चर्चा की। तो अब हम करते हैं इसमें एंजाइम्स क्या होते हैं। देखना, जो पाचन क्रिया है ये एंजाइम्स के थ्रू ही कंप्लीट होती है। वैसे तो पाचन क्रिया 5 अवस्थाओं में होती हैं, लेकिन जो खास तौर से दूसरे नंबर की पाचन डाइजेशन सिस्टम, इसमें कुछ एंजाइम्स होंगे, है ना, 11 या 12 उसमें एंजाइम्स। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। कोई प्रोटीन का इसमें पाचन करता है, कोई वसा का करता है, या कोई कैसीन का, दूध का करता है। तो एंजाइम्स क्या होंगे? ये 4 या 5 जगह से रिलीज होंगे। एक तो लार देखते हैं सबसे पहले, जो टाइलिन होगा, टोइलिन, माल्टेज और लाइसोजम। अभी आपको बताया था कि जो भोजन का पाचन है ये मुख से स्टार्ट होता है। तो जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, है ना, ये सलाइवा ग्लैंड्स, इससे 3 प्रकार के या मोस्टली तो 2 ही निकलते हैं, टोइलिन और माल्टेज। यहाँ पर भोजन पर सबसे पहले प्रतिक्रिया करते हैं। तो टोइलिन, माल्टेज और लाइसोजम ये कहाँ से निकलेंगे? लार से निकलते हैं। ये भोजन को स्टार्च में बदल के बाद में ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। तो लार से 3 एंजाइम निकलते हैं। जठर रस कहाँ से निकलेगा? ये आमाशय से निकलेगा। इससे ये आमाशय यानी कि भोजन ग्रास नलिका के थ्रू किस में आ जाएगा? आमाशय में। तो जठर रस कहाँ से? आमाशय से निकलेगा, आमाशय। इसमें 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, एक पेप्सिन और एक रेनिन। पेप्सिन क्या होगा? पेप्सिन प्रोटीन को डिकम्पोज करेगा, यानी कि प्रोटीन को ये डिकम्पोज करता है, यानी कि उसको पचाता है। और दूसरा रेनिन, रेनिन दूध में उपस्थित कैसीन नामक प्रोटीन को के लिए पाचन का कार्य करता है, यानी कि इसको पचाने के लिए। तो पेप्सिन और रेनिन, आप याद रखिएगा, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम कहाँ से रिलीज होते हैं, कहाँ से स्रावित होते हैं? ये आमाशय से निकलते हैं, यानी कि स्टोमक से निकलते हैं। उसके बाद में भोजन कहाँ पर जाएगा? फिर पक्वाशय में जाएगा। ये पक्वाशय आ जाएगा, यानी कि ग्रसनी। इससे कौन कौन से? ये या अग्नाशयिक रस जो इस पर कार्य करेगा पक्वाशय में ही, यानी कि ये पैनक्रियाज। इससे 3 प्रकार के निकलते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। ये लाइपेज बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि वसा को डिकम्पोज कौन करता है, यानी कि वसा को पचाने का कार्य कौन करता है? लाइपेज करता है। आंतरिक रस से भी निकलता है। तो ये जो आग्नाशय रस होगा, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस, ये कहाँ पर क्रिया करेगा? पैनक्रियाज से निकलकर ये जो पार्ट दिया गया है इसमें, ये पार्ट कौन सा है? पक्वाशय। पक्वाशय में जैसे अधपचा भोजन यहाँ पर आएगा तो अग्नाशयिक रस यहाँ से क्रिया करेगा और इससे 3 प्रकार के एंजाइम का निर्माण होता है, रिलीज होते हैं।
ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। इमाइलेज किसका करता है? स्टार्च का, मांड का करता है। और लाइपेज वसा का पाचन करने में सहायक होता है। उसके बाद में भोजन पहुंचता है फिर छोटी आंत में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ये लार्ज से ज़्यादा होती है। तो आंतरिक रस से कौन कौन से? 5 प्रकार के एंजाइम, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज। ये क्या करता है? इरेप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करता है, जो और बचे हुए प्रोटीन्स होते हैं। माल्टेज ये माल्टोज का करेगा, यहाँ से जो इसमें जो पेप्सिन था ये माल्टेज में कन्वर्ट हुआ था, तो उसी माल्टेज का किस में करेगा? माल्टोज में करेगा। और ये सुक्रेज का सुक्रोज के रूप में हो जाएगा। लैक्टोज क्या करेगा? ये लैक्टिक एसिड का लैक्टोज में परिवर्तित होगा। और एक होगा इसमें लाइपेज। लाइपेज किसका करेगा? ये वसा का करेगा। तो इस प्रकार ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। और जैसे ही छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में आएगा और उसके बाद में रेक्टम में आ जाएगा यहाँ से, और मल परित्याग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसमें जो भोजन प्रक्रिया है ये 5 अवस्थाओं में पूरी होती है और विभिन्न चरणों से गुजरती है जो पाचन के लिए है। इसमें कुछ पार्ट्स हैं जैसे एंजाइम्स के लिए, या लैंगरहैंस की दीपिका, अग्नाशय यकृत के लिए, दांतों की स्ट्रक्चर, ये दंत विन्यास या डेंटल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे 2-1, 2-3 होता है, 21-23 मनुष्य का दंत विन्यास। इस पर अलग से हम वीडियो बनाएंगे। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा और वीडियो आपको कैसे लगी। ओके, थैंक यू।